Bismillahirrahmanirrahim. Today in lecture number 17 we will discuss about the screening test of hearing assessment. स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं ये हेयरिंग असेसमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि बहुत छोटी एज के जो बच्चे होते हैं लाइक 6 मंथ्स 7 मंथ्स के जो किड्स होते हैं वहाँ से ये स्टार्ट होते हैं और मतलब इससे बड़ी जो एज लेवल है उसको ये कवर करते हैं। ठीक है, ये जस्ट इसके अंदर हम स्क्रीन आउट करते हैं कि बच्चा जो है उसकी हेयरिंग का जो सेंसिटिविटी लेवल है वो कितना है, यानी वो कितनी उसकी जो हेयरिंग है वो कितनी एक्यूरेट है, या वो कितना बच्चा जो है वो कितना सुनने की एबिलिटी रखता है और उसकी जो हेयरिंग है वो कितनी अच्छी है, और उसके अंदर यानी क्या क्या अगर उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो किस लेवल की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको वो फेस कर रहा है। जितनी जल्दी जो है वो बच्चा स्क्रीन आउट हो जाएगा, उसके जो हेयरिंग लॉस अगर उस एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसकी डेवलपमेंट के ऊपर वो कम से कम इफ़ेक्ट हों, यानी कम से कम उसके असरात मरतब होंगे उसकी डेवलपमेंट के ऊपर। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, सबसे पहले आज जो हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्ट्रैक्शन टेस्ट। डिस्ट्रैक्शन टेस्ट जो है ये बेस करता है जो है इविंग एंड इविंग 1944 में इविंग ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया एंड लेटर डेवलप्ड बाय मैककॉर्मिक ने जो है 1993 में इसको लेटर इसके ऊपर काम किया और इसको डेवलप किया। इट हैज़ बीन वाइडली यूज्ड बोथ इन ऑडियोलॉजी क्लिनिक्स एंड एज द बेसिस फॉर अ स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ हेयरिंग known as the Health Visitor Distraction Test (HVDT). This screening test is carried out on 7 to 9 month old infants by health visitors in the community. ये टेस्ट जो है इसको 1944 में इविंग ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। उसने इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है वो डेवलप किया या बनाया। उसके बाद मैककॉर्मिक ने 1993 में इसको रिवाइज़ किया और ये टेस्ट जो है ये 7 to 9 मंथ्स या 6 to 8 मंथ्स के जो बच्चे हैं, इन्फेंट है, उनके ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है, जो कि हेल्थ ऑडियोलॉजिकल जो क्लिनिक हैं, ऑडियोलॉजी के क्लिनिक्स हैं, उनमें भी इनको इस टेस्ट को अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा जो हेल्थ विजिटर्स हैं वो भी इसको कम्युनिटी में यूज़ करते हैं। अब ये जो हेल्थ विजिटर्स हैं ये हमारी कम्युनिटी में तो जब बच्चा एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी जो स्क्रीनिंग है, हेयरिंग स्क्रीनिंग, जो इसको हम इन्फेंट स्क्रीनिंग भी कह सकते हैं, वो हमारे यहाँ जो है वो नहीं होती। लेकिन जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है या अदर फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो है वो स्क्रीनिंग होती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे की जो स्क्रीनिंग है वो होती है। अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ विद एनी रीज़न नहीं हो सकती तो उसके बाद जो है वो आफ्टर फ्यू वीक्स उसकी जो बच्चे की जो पैदाइश है उसके आफ्टर फ्यू वीक्स उसको प्लान किया जाता है और बच्चा जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को लेकर उस हॉस्पिटल का या क्लिनिक का जहाँ पे उसकी बर्थ हुई भी होती है या वहाँ पे वो उस रेलिवेंट प्लेस पर उसको लाया जाता है और उसकी जो स्क्रीनिंग है वो प्रॉपर हेयरिंग की जाती है। The procedure described below applies to the use of the distraction test in audiology clinics where the aim is to assess hearing sensitivity rather than to screen for hearing loss. अब ये जो स्क्रीनिंग के टेस्ट होते हैं इनके अंदर हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते प्रॉपरली कि हेयरिंग लॉस जो है वो कितना है। ठीक है, इसके अंदर जस्ट हम हेयरिंग की जो सेंसिटिविटी है उसको हम असेस कर लेते हैं कि हेयरिंग जो है वो कितनी सेंसिटिव है, बच्चा कितना एक्टिवली रिस्पॉन्स करता है किसी भी स्टिमुलस के ऊपर या किसी भी नॉइज़ के ऊपर या किसी भी वॉइस के ऊपर बच्चा जो है वो कितना एक्टिवली रिस्पॉन्स करता है, या उसकी जो हेयरिंग है वो कितनी कितनी जो है वो शार्प है या कितनी अच्छी डेवलप हो रही है या हुई है। एज रेंज में आप देखें द टेस्ट इज़ सूटेबल फॉर इन्फेंट्स हु आर एबल टू सिट अनसपोर्टेड और विद मिनिमल सपोर्ट। उन बच्चों के लिए ये टेस्ट यूज़ होता है जिनकी एज जो है वो 6 to 9 या 7 to 9 मंथ्स हो और वो अनसपोर्टेड किसी भी अपने पेरेंट्स की जो है वो गोद में बैठ सकें और विद मिनिमल सपोर्ट। ठीक है, यानी थोड़ी सी सपोर्ट के साथ वो स्टेट जो है वो बैठने के काबिल हों।
एज रेंज में आप देखिए, द टेस्ट इज़ सूटेबल फॉर इन्फेंट्स हु आर एबल टू सिट अनसपोर्टेड और विद मिनिमल सपोर्ट एंड हैव गुड हेड कंट्रोल। ठीक है, यानी अच्छा हेड कंट्रोल उनका होना चाहिए। इन्फेंट्स विद अ डेवलपमेंटल एज ऑफ 6 to 7 months एंड अबव। मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं उनका हेड कंट्रोल बहुत अच्छा 6 मंथ तक डेवलप हो जाता है, बल्कि 6 मंथ से पहले ही डेवलप हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी किस्म की कोई फिज़िकल प्रॉब्लम होता है, यानी उनकी जस्ट हियरिंग जो होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती, बल्कि या उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनको जस्ट उनकी हियरिंग से रिगार्डिंग डाउट्स नहीं होते हैं, बल्कि इसके अलावा बच्चा जो होता है उसको फिज़िकली भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यानी बच्चे जो होते हैं उनके माइलस्टोन्स नॉर्मली या जो अकॉर्डिंग उनकी जो नॉर्मल होना चाहिए, यानी जिस तरह से उनके माइलस्टोन्स डेवलप होने चाहिए कि हेड कंट्रोल इस स्टेज पे होता है, सिटिंग इस स्टेज पे डेवलप होती है, क्रॉलिंग इस स्टेज पे डेवलप होती है, वॉकिंग इस एज पे डेवलप होती है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो स्लो होती हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा जो है उसके माइलस्टोन जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहे किसी वजह से। इसके अलावा बच्चे सीपी भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी भी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के साथ हो सकते हैं। तो उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं, कुछ रूल्स हैं इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए कि इसके अंदर बच्चा जो है उसका हेड कंट्रोल जो है वो प्रॉपरली हो। अगर उसका हेड कंट्रोल प्रॉपरली नहीं है या उसको अदर प्रॉब्लम्स भी साथ में हैं हियरिंग के अलावा भी, और वो टेस्ट कराना चाह रहे हैं या उसकी स्क्रीनिंग हो रही है, तो फिर इस टेस्ट को मॉडिफाई कर दिया जाएगा बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग इसको टेस्ट को मॉडिफाई कर दिया जाएगा। द टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट that for a child of this age the normal response to a quiet sound made out of vision is a hard head turn to locate the sound source provided the child is suitably free from other distractions। ये जो टेस्ट है ये इस चीज़ के ऊपर बेस करता है कि बच्चा जो है उसको क्वाइट जो साउंड है, जब यानी उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखे जाएं जो कि साउंड नहीं पैदा कर रहे, जस्ट जो है वो उनके साथ मतलब इंगेज किया जाता है। बच्चा जो है वो उन टॉयज़ को देखता है या उन ऑब्जेक्ट्स को देखता है, और जो नॉइस है वो उसकी बैक से जो है वो 45 जो एंगल है, डिग्री का एंगल है, उससे प्रेजेंट किया जाता है, ताकि देखा जाए कि बच्चा जो है वो कितना सेंसिटिव है, किस तरह से वो हेड टर्न करता है या आई ब्लिंकिंग करता है या कैसे रिस्पॉन्स करता है अगर उसको एकदम से शोर सुनाई देता है अपनी बैक से। तो The upper age limit is variable, but as children become more mature and concepts like objects permanence become established, it becomes more difficult to implement the test successfully and the child with habitual quickly। अब इससे अगर अपर एज लिमिट पर हम हैं तो उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं आते, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा मेंटली ज़्यादा मैच्योर हो चुके होते हैं और इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से करके रिस्पांस को कैप्चर करना है, या उन्होंने किस तरह से करके स्टिमुलस का जो रिस्पांस है वो देना है, और उसको क्विकली जो है वो कैसे कैप्चर करना है, और उनके ऊपर ये टेस्ट अप्लाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हिस्टोरिकली द डिस्ट्रैक्शन टेस्ट वाज यूज्ड फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 36 मंथ्स। इसकी हिस्ट्री मौजूद है कि ये टेस्ट जो है इसको हम अप टू 36 मंथ्स पर ये यूज़ होता रहा है, बट दिस इज़ नो लॉन्गर रिकमेंडेड। लेकिन इसको फर्दर जो है वो रिकमेंड नहीं किया गया और ना ही किया जाता है। एंड अपर लिमिट ऑफ 15 to 18 मंथ्स इज़ मोर अप्रोप्रिएट। वो कहते हैं कि अगर आपने इसको अपर लिमिट पर अप्लाई करना भी है तो 15 to 18 मंथ्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट का एनवायरनमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए? द टेस्ट शुड बी कैरीड आउट इन अ साउंड ट्रीटेड रूम और ऑडियोमेट्रिक बूथ which is large enough to accommodate parents, child. The room should be suitable furnished and free from unnecessary visual distractions. The background noise is the test room should ideally meet the requirements of ISO and the testers comfortably। अब जो रूम का एनवायरनमेंट है टेस्ट का, उसमें बताया गया है कि रूम जो है उसकी इतनी चाहे वो ऑडियोमेट्रिक बूथ हो जहाँ पे यानी आप ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो अपने टेस्ट अप्लाई करता है, या फिर
कोई भी ऐसा रूम हो जहाँ पे आप ये टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो इतना होना चाहिए जहाँ पे पेरेंट्स भी कंफर्टेबली बैठ सकें और टेस्टर जो है वो भी कंफर्टेबली बैठ सकें, और अननेसेसरी जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं होने चाहिए, यानी बच्चे की विज़न, बच्चे के लिए कोई विजुअल डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी जैसे लाइट है वो जल रही है, डिम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा अननेसेसरी टॉयज़ या अननेसेसरी जो है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या कोई और किस्म का नॉइस नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो डिस्टर्ब ना हो या कंफ्यूज ना हो और वो अपनी रेलेवेंट जो साउंड है उसी का रिस्पांस जो है वो करे। अब ISO का जो है वो उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि होना चाहिए, यानी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का, उसके यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन जो है, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन देती है कि ये इंटरनेशनली स्टैंडर्ड को मीट करता है, ये टेस्ट या इसका ये क्राइटेरिया मीट करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये होना चाहिए। टेस्ट इक्विपमेंट एंड सेटअप, द प्रोसीजर रिक्वायर्स 2 टेस्टर्स, 1 एक्ट्स एज द डिस्ट्रैक्टर एंड 1 एज द असिस्टेंट। अब इसके अंदर 1 जो टेस्टर है, यानी 2 टेस्टर, यानी 2 लोग होने चाहिए जो कि टेस्ट अप्लाई करते हैं। एक पर्सन जो है वो डिस्ट्रैक्टर हो, ठीक है, यानी जो बच्चे की जो है अटेंशन उसको डिस्ट्रैक्ट करे, और दूसरा जो है वो असिस्टेंट हो, यानी उसको असिस्ट करे। बोथ टेस्टर शुड बी फुली ट्रेंड एंड कन्वर्सेंट विद बोथ रूल्स। अब यानी वो फुली ट्रेंड होने चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कैसे इस टेस्ट को अप्लाई करना है। द चाइल्ड इज़ सीटेड ऑन द पेरेंट्स लैप, सपोर्टेड एट द वेस्ट एंड फेसिंग फॉरवर्ड। अ लो टेबल इज़ प्लेस्ड ऑन द, यानी बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स की गोद में बैठा हुआ हो और उसका जो फेस है वो बिल्कुल सामने की तरफ हो, और बीच में एक टेबल रखी हुई हो जो कि लो स्टैंडर्ड की हो, लो लेवल की हो, और उसके ऑपोजिट साइड पे जो एक पर्सन जो टेस्टर है वो बैठा हुआ हो जो कि उससे यानी लो लेवल पे बैठा हुआ, यानी छोटी चेयर पे, जो उसकी हाइट जिस चेयर की हाइट जो है वो कम हो उसके ऊपर बैठा हुआ हो, या फिर वो जो है अपने यानी घुटनों के बल बैठा हुआ हो, ठीक है। A low table is placed in front of the child to provide a surface for the distraction activity. The distractor is either seated on a low chair or kneels in front of the table facing the child and has a concealed supply of suitable toys closed at hand। और उसके पास कुछ ऐसे टॉयज़ हों जिनको यानी ईज़िली वो एक्सेस कर सके, और बच्चे की रेंज में भी वो टॉयज़ या टेबल जो है वो होनी चाहिए जिसके ऊपर बच्चा अपना हाथ रख सके या उन टॉयज़ को वो टच कर सके, और टेस्टर जो है उसके फेस की तरफ वो देख सके। उसको बच्चे के लेवल पे होना चाहिए, पेरेंट्स के लेवल पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स की गोद में बैठा हुआ होगा। द असिस्टेंट स्टैंड्स बिहाइंड द चाइल्ड एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलाई एट द अप्रोप्रिएट पोजिशन बिहाइंड द चाइल्ड एंड ऑन अ हॉरिजेंटल लेवल विद द चाइल्ड्स ईयर। अब जो सेकंड टेस्टर है वो बच्चे की बैक साइड पे खड़ा हुआ हो और उसकी जो पोजीशन है वो हॉरिजेंटल हो, ठीक है, और वो यानी एक साइड से पहले यानी वो एक कान को टेस्ट करेगा, एक साइड पे जो है वो खड़ा हुआ हो, एक जो कि बैक साइड पे हो और उसका हॉरिजेंटल एंगल बनता हो। द स्टिमुलाई आर जनरेटेड बाय द असिस्टेंट्स वॉइस, द हाई फ्रिक्वेंसी रेटल और बाय सूटेबल हैंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक साउंड जनरेटर्स। अब जो भी उसने साउंड उसको बैक साइड से देनी है, यानी हॉरिजेंटल लेवल से जो पीछे टेस्टर खड़ा हुआ है उसने जो भी साउंड प्रेजेंट करनी है वो या तो किसी हाई फ्रिक्वेंसी रेटल की हो सकती है, या फिर वो किसी भी हाथ में पकड़े हुए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर की भी हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे यानी इलेक्ट्रॉनिकली जो टॉयज़ होते हैं जो कि नॉइस या नॉइसेस जो हैं वो पैदा करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, मैंने आपको साउंड में लो और हाई फ्रिक्वेंसी को बहुत डिटेल में बताया है। हाई फ्रिक्वेंसी वो होगी जिसमें नंबर ऑफ़ साइकिल जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, यानी शार्पनेस उसकी जो है ना, यानी उसकी जो वेव्स है ना वो ज़्यादा होंगी पर सेकेंड, और जो लो फ्रिक्वेंसी होगी उसके अंदर जो वेव्स हैं वो स्लो होंगी यानी कम होंगी, ठीक है, तो उसको हम लो फ्रिक्वेंसी कहेंगे। These sounds be sorted behind the child along with the sound level meter and results sheet, ठीक है। अब ये जो भी रिस्पॉन्सेज यानी बच्चा जो है वो देगा उसको नोट किया जाएगा,
उसको जो है वो उस शीट के ऊपर, रिज़ल्ट शीट के ऊपर उसको नोट किया जाएगा। इसी तरह से इन रिस्पॉन्सेस को जो भी बच्चा रिस्पॉन्स देगा किसी भी स्टिमुला या किसी भी नॉइज़ के बाद जो भी उसका रिस्पॉन्स आएगा उसको नोट किया जाएगा। पेरेंट्स एंड चाइल्ड आर ब्रॉट इनटू द रूम, सीटेड एंड इंट्रोडक्शंस मेड। हिस्ट्री टेकिंग provides an opportunity for the child to settle in an unfamiliar environment and for the audiologist to make some primarily observations about the child. If the child becomes restless, it may be appropriate to postpone the history and begin testing. यानी पेरेंट्स जो हैं उनको जब वो बच्चे को लेकर आते हैं तो उनसे बच्चे की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पूछा जाएगा कि बच्चा जो है इसका कोई किसी किस्म की इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या किसी किस्म का कोई मसला, या इसके माइलस्टोन्स के बारे में पूछा जाएगा, या इसकी हिस्ट्री यानी फैमिली में कोई हेयरिंग लॉस के साथ मौजूद है पर्सन, या पेरेंट्स में से या उसके जो फादर्स हैं उनमें से कोई, या उसकी सिबलिंग्स में से कोई ऐसा है इशू, उसकी हिस्ट्री ली जाएगी। इसके अलावा देखा जाएगा कि बच्चा जो है वो अगर रेस्टलेसनेस फील कर रहा है, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो उसका जो टेस्ट है उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ठीक है, जनरल ऑब्जर्वेशन जो है वो की जाएंगी उसके बारे में कि बच्चा जो है ये कोऑपरेट करेगा या हमें रिस्पॉन्स करेगा, या हेजिटेट तो नहीं हो रहा, या डर तो नहीं रहा, तो इन तमाम चीज़ों को नोट किया जाएगा। उसके बाद सूटेबल अगर एनवायरनमेंट लगेगा या सूटेबल बच्चे का बिहेवियर होगा तो उसके बाद टेस्ट किया जाएगा, टेस्टिंग स्टार्ट की जाएगी। The test procedure is explained to the parents with suitable cautions about cueing the child is to presence of an auditory stimuli. Information should be obtained about the child's developmental and visual status before starting the test. इसी तरह से बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री वगैरह भी ली जाएगी और पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि हम ये टेस्ट जो है वो क्यों कर रहे हैं और इस टेस्ट का प्रोसेस क्या होगा, और इस टेस्ट के बाद हम कौन से रिज़ल्ट जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे, यानी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इसके अलावा हम जो है वो हम कितना यानी इसके ऊपर टाइम लगेगा। पेरेंट्स को आप कंफर्टेबली जो है वो तमाम चीज़ों से इन्फॉर्म करेंगे, तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो है वो ये भी जाना जाएगा कि बच्चा जो है वो विजुअली स्टेबिलिटी उसकी कितनी है, यानी उसको नज़र आता है प्रॉपरली या नहीं नज़र आता, यानी उसकी आई साइड में तो कोई इशू नहीं है। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट अबाउट द चाइल्ड्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्स in the desired manner with the head turn, this can be discussed with the parent, यानी हम डिस्कस कर लेंगे कि बच्चा जो है उसके साथ हमने ऑल्टरनेट तरीका यूज़ करना है, यानी हमने इसको टेस्ट को जो है इसके प्रोसीजर को मॉडिफाई करना है, या हमने इसका प्रोसीजर जो है वो एज इट इज़ लेकर चल रहा है। हेड कंट्रोल एंड एबिलिटी टू टर्न कैन बी चेक बाय हैविंग द चाइल्ड विजुअली ट्रैक एंड ऑब्जेक्ट थ्रू एन एरे ऑफ 180 डिग्री। फॉर children with visual problems, it may be necessary to modify the distracting activity or to use tactile distraction. For example, holding, stroking the child's hand. Alternatively, the room lights may be dimmed and a light source used to distract the child. अब हमने ये चीज़ देखनी है कि बच्चा जो है वो जस्ट हेड टर्न करके हमें रिस्पॉन्स देने के काबिल है, या फिर हमें कोई ऑल्टरनेट तरीका यूज़ करना पड़ेगा कि जैसे हमें कोई टैक्टाइल स्टिमुलेशन देनी पड़ेगी, यानी होल्डिंग या स्ट्रोकिंग जो है वो करना पड़ेगा, या हमें जो है वो रूम की जो लाइट्स हैं उनको डिम या ज़्यादा करके चेक करना पड़ेगा कि बच्चा जो है वो उसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्स करता है। द रूम शुड, इसका क्राइटेरिया क्या है, द रूम शुड बी मिनिमम साइज़ 4M बाई 4M, यानी 4x4 का जो है मीटर का रूम जो है वो होना चाहिए। इंटरनली एंड एक्सटर्नली क्वाइट विजुअली क्वाइट, ऑल टॉयज़ पिक्चर्स एंड ब्राइट शाइनी ऑब्जेक्ट्स, यानी आपने रूम जो है उसके अंदर एक्सटर्नली और इंटरनली जो है वो क्वाइट होना चाहिए, और तमाम जो टॉयज़ हैं, पिक्चर्स वगैरह हैं, शाइनी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जो हैं, आप कोशिश करें कि उनको आप वहाँ से रिमूव कर दें। द टेस्टर शुड बोथ बी appropriately trained, be physically able to do the test, be able to hear test stimuli at 2 meters
हैव अ रिफ्रेशर कोर्सेज एवरी, यानी 2 years हैव नो लिस्प और वॉइस एबनॉर्मेलिटी शुड बी कवर्ड और रिमूव। वो ये कह रहे हैं कि देखें जो बच्चा है उसको भी लाइक अकॉर्डिंगली बच्चा जो है वो रिस्पॉन्स तभी करेगा अगर जो टेस्टर जो एनवायरनमेंट है उस रूम का वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। यानी अगर वो अप्रोप्रिएट होगा तो बच्चे के रिस्पॉन्सेज को आप ट्रूली नोट डाउन कर सकेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ फिर ये होता है कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके जो हैं वो ठीक नहीं रहेंगे। इसी तरह से जो टेस्टर्स हैं उनको भी एवरी 2 years के बाद जो है वो रिफ़्रेश अपना करना चाहिए इसको, इस टेस्ट टेकिंग का जो उनका है क्राइटेरिया, इसको उनको रिफ़्रेश करना चाहिए। और जो टेस्टर हैं उनको किसी किस्म का खुद वॉइस या स्पीच का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी लिस्पिंग नहीं होनी चाहिए, यानी जैसे लाइक उसको किसी किस्म का आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी लिस्पिंग भी नहीं होनी चाहिए, वॉइस एबनॉर्मेलिटी जो है वो भी किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। शुड बी कवर्ड और रिमूव्ड, अगर कुछ ऐसा मसला है तो उसको हम मैनेज करें। 2 trained testers are required. The baby is seated on the parent's carrier's lap facing forward and sitting erect. One tester should tester the occupier capture and control his or her attention by a simple activity with, for example, a spinning object or small toy on a low table. अब एक जो टेस्टर है वो लो टेबल के ऊपर कुछ स्पिनिंग टॉय या स्पिनिंग एक्टिविटीज़ या कुछ भी और किस्म के टॉयज़ रखेगा, उनको वो बच्चे के हैंड से कवर करेगा और यानी इस किस्म की एक्टिविटी जो है वो बच्चे के साथ कर रहा होगा। द सेकंड टेस्टर द डिस्ट्रैक्टर presents the sound stimulus on a horizontal level with the baby's ear at a distance of 1 meter and at an angle of 45 degrees outside the baby's field of vision. अब जो दूसरा टेस्टर है वो बच्चे को नज़र नहीं आएगा, यानी बच्चे की आंखों से वो पीछे खड़ा होकर बैक साइड पे 45 डिग्री के एंगल से जो है वो 45 डिग्री से हॉरिजेंटल जो उसका एंगल है उससे वो कोई साउंड प्रेजेंट करेगा। साउंड का मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, कोई हाई फ्रिक्वेंसी रैटल भी हो सकता है और इसके अलावा कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है जो कि शोर पैदा करती हो। कॉमनली द साउंड प्रेजेंटेड आर 2 हाई फ्रिक्वेंसीज एंड 1 लो फ्रिक्वेंसी। कॉमनली जो भी साउंड प्रेजेंट की जाती हैं उसमें 2 हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स होती हैं और 1 लो फ्रिक्वेंसी साउंड होती है, ठीक है। इन अ स्क्रीनिंग प्रोग्राम दे आर प्रेजेंटेड एट मिनिमम लेवल 35 dB। यानी 35 dB यानी डेसिबल की जो साउंड है वो होनी चाहिए। एंड फॉर दिस डायग्नोस्टिक टेस्टिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ detectability is measured. No sound trials are used to check for searching behavior. A high frequency rattle voice and unvoiced are used. इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ट्रायल हम नहीं देते हैं, यानी बार बार हम एक एक्टिविटी को या बार बार हम एक स्टिमुलस जो है उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे। हम जस्ट 1 मीटर के डिस्टेंस से एक ही दफ़ा 2 हाई फ्रिक्वेंसी साउंड देंगे और 1 लो फ्रिक्वेंसी साउंड देंगे और उसका जो है हम नोट डाउन करेंगे कि बच्चे ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया है या नहीं दिया है। द टेस्ट इज़ डिज़ाइन टू बी परफॉर्म्ड इन क्लिनिकल कंडीशंस विच आर टाइटली कंट्रोल्ड. टेस्टर्स मस्ट बी केयरफुल नॉट टू गिव द बेबी ऑल्फैक्टरी, विजुअल, टैक्टाइल और ऑडिटरी क्लूज़। यानी बच्चे को टेस्टर जो हैं उनको फुली जो है वो कंट्रोल्ड सिचुएशन जो है टाइटली कंट्रोल्ड कंडीशन में जो है ये टेस्ट कंडक्ट होना चाहिए। किसी किस्म का जो है क्यू या क्लू बच्चे को टेस्टर की तरफ से नहीं मिलना चाहिए, यानी रूम के अंदर कोई मिरर ना लगा हुआ हो। बच्चे के सामने अगर कोई मिरर लगा हुआ होगा तो बच्चा फ़ौरन से देख लेगा कि मेरी बैक साइड पे कोई खड़ा है और उसके हाथ में कोई चीज़ है वो अभी कुछ करने लगा है, ठीक है। और इसी तरह से अगर ज़मीन के ऊपर अगर उसकी नज़र पड़ती है तो कोई मतलब फर्श जो है उसके ऊपर से रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अगर कोई लैपटॉप वगैरह या कोई लाइक कंप्यूटर वगैरह पड़ा हुआ है तो उसमें से भी रिफ्लेक्शन हो सकती है, बैक साइड से उसे नज़र आ सकता है। इसी तरह से अगर कोई टॉय ऐसा पड़ा हुआ है जो ग्लास का है या जिसके अंदर जो स्टील का है जिसके अंदर से रिफ्लेक्शन जो है वो शो हो सकती है, यानी बैक साइड से बच्चा देख सकता है, सामने से देख सकता है या अपनी साइडों से देख सकता है हेड टर्न करके कि कुछ कोई जो है वो मेरे पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से फिर जो टेस्ट रिज़ल्ट्स हैं वो ठीक नहीं आएंगे। इसी तरह से ये इसके रेफरेंसेस हैं। आपने इन टेस्ट को किस तरह से कंडक्ट करना है उसकी एक
जो है उसका एक लिंक यूट्यूब का, वो भी मैं इसके साथ आपको मैं भेजूँगी इस लेक्चर के साथ, ताकि आपको ठीक तरह से समझ आ जाए, किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी जो है उससे रेलिवेंट वो ना रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।